Hello students, next topic is new economic policy. Let's start. The new economic policy of 1991 in India refers to a set of economic reforms introduced by the government to address a severe financial crisis and make the economy more open and market oriented. These reforms were initiated under Prime Minister PV Narasimha Rao with Dr. Manmohan Singh as the finance minister. तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन से ईयर में आई थी 1991। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन चीजें आती हैं, एक लिबरलाइजेशन, एक प्राइवेटाइजेशन और एक ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन। Liberalization means reducing the government control over the industries and allowing the private companies more freedom to operate. This includes reducing the licensing requirement, that is the license charge, simplifying the regulations and removing restrictions on the foreign investments. तो liberalization मतलब जो भी excessive licensing requirement है या जो भी excessive restriction लगा रखी है गवर्नमेंट ने, उसे reduce करना है, उसे liberalize करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू इंडस्ट्री किसी ने सेटअप करनी है या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है तो उसके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस थे, तो उन रेगुलेशंस को हम यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, ईज कर रहे हैं, उन्हें लिबरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट वन वी हैव प्राइवेटाइजेशन। So encouraging the private ownership by reducing the role of the public sector. Public sector means the government sector. Government sector enterprises. This was done by selling the government shares in these companies and promoting the private investment. तो यहां पर वो ये कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोग या गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं कि बाय सेलिंग द गवर्नमेंट शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करते हैं। अब ट्रेड बैरियर्स में दो चीज़ें आती हैं, एक जैसे लिखा है यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी, जिसको हम टैरिफ भी बोलते हैं, टैरिफ। ठीक है, एक होता है कोटा। कोटा होता है आपका क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स, ये होता है कोटा। और टैरिफ आपका होता है एक तरीके का टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। अब आप एक बात बताइए, अगर टैरिफ लग जाएगा तो इंपोर्ट के जो प्राइसेस हैं वो, मतलब जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टलियर हो जाएंगे। जब इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे डेफिनेटली इट विल डिस्करेज द इंपोर्ट्स। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप कोटा लगा देते हो कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट करा ही नहीं सकते, आपने क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट करा सकते हो, इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं करा सकते, अगेन इट विल डिस्करेज द इंपोर्ट्स। तो इन ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया गया, ठीक है, टैरिफ को और कोटा को रिड्यूस किया गया, सो दैट वी कैन एनकरेज द फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। या सो बेसिकली ट्रेड बैरियर्स वाज रिड्यूस्ड टू ओपन अप द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। वाई वॉज इट इंट्रोड्यूस्ड? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया क्यों गया? In 1991, India faced a severe economic crisis due to high fiscal deficits, low foreign exchange reserves, and balance of payment problem. देखो, फिजिकल डेफिसिट, अभी मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, फिजिकल डेफिसिट हो गया या बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हो गया, इसका सिंपल सा मतलब है कि सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर था इट वाज ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू। सरकार का खर्चा ज़्यादा था और रेवेन्यू कम था। ठीक है, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों चाहिए होते हैं भाई? अगर मैं बाहर के देश से इंपोर्ट कराऊंगा तो मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए ना उन्हें पेमेंट करने के लिए। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे नहीं और सरकार का एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू से ज़्यादा था, तो इसीलिए गवर्नमेंट को the government had to borrow money from the International Monetary Fund, that is IMF, which came with condition to reform the economy. तो गवर्नमेंट को मनी बोरो करना पड़ा यहाँ पर किससे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, IMF से, जहाँ पर ये कंडीशंस थी कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसे अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना होगा, एंड दैट इज द रीजन दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड।
Impact of new economic policy. First one, growth. India's economy grew faster after the reforms with improvement in industries like information technology and services. Next we have investment. More foreign companies started investing in India. तो जहां बात इन्वेस्टमेंट की आ जाती है इसका मतलब ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन जाता है. नेक्स्ट आपका आ जाता है जॉब्स. न्यू बिजनेसेस क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ऑल दो सेक्टर्स फेस चैलेंजेस ड्यू टू कंपटीशन. अब न्यू बिजनेसेस इसलिए भाई जब आप कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर एमर्ज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर एमर्ज हो रहा है तो उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. चैलेंजेस. income inequality grew and some industries and workers struggle to compete with global players. अब देखिए कोई भी पॉलिसी जब आती है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखे, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ऐसे हैं दैट सम सेक्टर्स फेस चैलेंजेस ड्यू टू कंपटीशन, या फिर ये कह रहा है इनकम इनइक्वालिटी ग्रू एंड सम इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स स्ट्रगल टू कम्पीट विद ग्लोबल प्लेयर. देखो जब फॉरेन गुड्स हमारे देश में आएंगे तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन तो इंप्रूव होगा कंपटीशन इंक्रीज होगा. अब जब कंपटीशन इंक्रीज होगा सो इन दैट केस द आर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स विल स्ट्रगल टू compete with the global players, with the foreign goods. Clear? In short, the new economic policy of 1991 transformed India into a more modern and globally connected economy, laying the foundation for its growth in the 21st century. That's all. Thank you.